फीट की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले कुछ सालों की तुलना में लगभग 1.5 फीट ज्यादा है। झील का जलस्तर बढ़ने से जहां झील की सुंदरता और भी बढ़ गई है, वहीं जल्द ही शुरू होने वाले पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं। सोर घाटी पिथौरागढ़ पूरी तरह होली के रंग में सराबोर हो गई है। पारंपरिक होली से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ होली महोत्सव शुरू किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में होली के तमाम रूप देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में इस साल बुरांश के लाल सुर्ख फूल गजब की रौनक लिए हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध चोपता में इन फूलों के रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और पिछले कई सालों बाद इतनी बड़ी संख्या में बुरांश के फूल देखे जा रहे हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए डरबन रवाना हो रहे हैं। 26 और 27 मार्च को होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनमोहन सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री P चिदम्बरम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन शामिल हैं। दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस बार ब्रिक्स विकास बैंक को लॉन्च करने का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही ये देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार के रास्तों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी 4 दिवसीय यात्रा में चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इस बार अमेरिकी डॉलर या यूरो के बदले अपनी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी।
डरबन में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान उम्मीद की जा रही है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी व्यापारिक संबंध को भी नए पंख लगेंगे। वहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में एक बार फिर पीएम की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने एक बार फिर दोहराया है कि 2G लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी को भी जानकारी थी। साथ ही ए राजा ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल GE वाहनवती पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ए राजा ने ये जानकारी जेपीसी को दी है। ए राजा ने ये बातें जेपीसी द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के जवाब में कही। ए राजा के बयान के बाद भाजपा ने पीएम को फिर निशाने पर लिया है। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ए राजा के बयान से ये बात साफ हो गई है कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की जानकारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी थी। कीर्ति आजाद ने कहा कि ये बात भाजपा बहुत पहले से कहती आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को छिपाने की नाकाम कोशिश करती आ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने बताया कि सरकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन कर रही है और इस तरह के मामलों में भ्रष्टाचारियों का साथ देने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं नारायणसामी ने उन खबरों का भी खंडन किया है कि केंद्र के इशारे पर सीबीआई ने डीएमके नेता स्टालिन के घर छापेमारी की है। नारायणसामी ने ये भी कहा कि स्टालिन के घर सीबीआई छापेमारी का समय ठीक नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं कि छापेमारी का समय ठीक नहीं था। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है। स्पेशल सेल ने गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये स्केच जारी किया है। स्केच उस संदिग्ध का है जो जामा मस्जिद के पास स्थित हाजी अराफात गेस्ट हाउस में कमरे बुक कराने पहुंचा था। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि आतंकी लियाकत आत्मसमर्पण करने नहीं आ रहा था। उसका मकसद दिल्ली में एक आतंकी घटना को अंजाम देना था। लियाकत ने दिल्ली पुलिस के पूछताछ के बाद ये भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान से उसे कॉल आया था कि उसे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद इलाके में जाना है और वहां पहुंचकर उसे इरफान नाम के शख्स से बात करनी है। पुलिस के मुताबिक इरफान हिजबुल का कमांडर है। दिल्ली पुलिस को लियाकत के मोबाइल चिप से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस चिप में मौजूद तमाम नंबरों की भी जानकारी लेने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया कि सभी खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी कि 19 मार्च को पाकिस्तानी या पाक अधिकृत से एक आतंकी नेपाल के रास्ते देश में दाखिल होने वाला है। गृह मंत्रालय हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दे सकता है। गृह सचिव आर के सिंह ने ये बात दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से किए जा रहे अलग अलग दावों के बाद कही। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से रखे गए पक्ष पर संज्ञान लिया और मुहैया कराए गए तथ्यों की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि एक और दिल्ली पुलिस जहां लियाकत को गिरफ्तार कर दिल्ली में आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस लियाकत के परिवार वालों के दावे का समर्थन कर रही है कि लियाकत ने नेपाल सीमा से लगी सनौली सुरक्षा चौकी पर समर्पण किया था और वह जम्मू कश्मीर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत राज्य वापस लौट रहे समूह का हिस्सा था। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के सख्त रवैये और हस्तक्षेप के बाद ही इतालवी मरीनों की भारत वापसी हो सकी है। एंटनी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के सख्त रवैये के कारण इस समस्या को जल्द ही सुलझा लिया गया और केंद्र ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई। एंटनी ने ये भी कहा कि इस मामले में केंद्र ने राज्य सरकार की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने रविवार को दिल्ली में एडिटर कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए कहा कि सरकार जल्द ही शेल गैस नीति का ऐलान करेगी। मोइली ने बताया कि ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए शेल गैस एक अच्छा स्रोत बनकर उभर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGH ने शेल गैस की संभावनाओं को तलाशने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित भी किया है और कई संस्थानों की टीम भी गठित की गई है। पेट्रोलियम मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार आम आदमी को सस्ता ईंधन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह संजय दत्त के जोरदार बचाव में आ गए हैं। संजय दत्त को 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है, लेकिन दिग्विजय सिंह का मानना है कि संजय ने युवावस्था में अपराध किया है जब उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं था। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि संजय न ही अपराधी है न ही आतंकवादी। दिग्विजय ने संजय की माफी का समर्थन करते हुए कहा कि युवावस्था में इस अभिनेता ने जो गलती की थी वो उसकी सजा भुगत चुका है, लिहाजा उन्हें माफी दे दी जाए।
इधर संजय दत्त की सजा पर मचे हाय तौबा की संघ के मुखपत्र 5 जन्य ने कड़ी आलोचना की है। संघ के मुखपत्र में संजय की सजा को बेहद कम बताते हुए लिखा गया है कि संजय के पास कोई छोटा मोटा हथियार नहीं था, बल्कि AK-56 की बरामदगी हुई थी। साथ ही मुंबई को दहलाने वाला सामान संजय के घर रखा गया था। 5 जन्य के संपादकीय में सवाल किया गया है कि क्या एक आम आदमी के पास भी इस तरह के हथियार मिलने के बाद इसी तरह की नरमी बढ़ती जाती, जैसा कि संजय के मामले में हो रहा है। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे भी इस पक्ष में नहीं है कि संजय दत्त को 1993 श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में कोई माफी दी जाए। अन्ना ने कहा है कि न्यायपालिका ने अपना फैसला कर दिया है और इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होगा। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। दिल्ली टेस्ट जीतने के साथ ही भारत ने सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। सीरीज में क्लीन स्वीप करने के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में मिली हार का बदला चुकता कर लिया है। दिन का खेल शुरू होने के साथ ही भारत की पहली पारी 10 रनों की मामूली बढ़त के साथ ही 272 रनों पर सिमट गई। इसके बाद कंगारुओं की दूसरी पारी 164 रनों पर ही सिमट गई। भारत ने जीत के लिए जरूरी 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और के। चार सालों के निर्वासन के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान लौट आए हैं। मुशर्रफ रविवार को दुबई से चार्टर्ड अमीरात की फ्लाइट से कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। 69 वर्षीय परवेज मुशर्रफ जान से मारने की तालिबान की धमकी के बावजूद 11 मई को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने के लिए पाकिस्तान लौटे हैं। कराची उतरने से पहले मुशर्रफ ने अपने ट्विटर पोस्ट में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें जनसभा की अनुमति नहीं मिल सकी। रिटायर्ड जज मीर हजार खान कोसो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कोसो पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले आम चुनाव का संचालन करेंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने रविवार को कोसो के नाम की घोषणा की। 84 वर्षीय कोसो बलूचिस्तान प्रांत के जाफराबाद जिले से ताल्लुक रखते हैं। कोसो पूर्व में बलूचिस्तान हाईकोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दरअसल पाक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और 2 दलीय संसदीय कमेटी 6 दिनों की चर्चा में कार्यवाहक प्रधानमंत्री को चुनने में असमर्थ थी, जिसके बाद शुक्रवार को मामले को 5 सदस्यीय चुनाव आयोग के पास भेजा गया। 2 दिनों के विचार विमर्श के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने रविवार को कोसो के नाम की घोषणा की।
पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक आर्मी चेकपोस्ट पर शनिवार रात को हुए आत्मघाती बम हमले में 57 सैनिकों की मौत हो गई और 1 दर्जन जवान जख्मी हुए हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से मीरान शाह के ईशा चेक पोस्ट पर ठोकर मारी, जिससे गाड़ी में विस्फोट हो गया। वहीं हमले के बाद क्षेत्र को ब्लॉक कर तलाशी अभियान जारी किया गया है। साथ ही प्रशासन ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। मध्य चीन के कई इलाकों में भीषण ओलावृष्टि होने से 13 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि 2 मिलियन से ज्यादा लोग खराब मौसम की वजह से बेघर हो गए हैं। एक सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक शनिवार को हुनान प्रांत में ओलावृष्टि होने से 3 लोग मारे गए और 1 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। चीन के नागरिक मंत्रालय के मुताबिक मध्य चीन के कई शहरों और मंडलों में खराब मौसम की वजह से 2 मिलियन लोग बेघर हो गए, जबकि हुनान प्रांत में हजारों घर तबाह हो जाने से करीबन 1 लाख लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इस प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का फंड जारी किया। ग्रीस में शनिवार को कुछ हमलावरों ने एक जेल पर धावा बोलकर अपने 11 साथियों को छुड़ा लिया। हमलावरों ने ग्रेनेड और स्वचालित हथियारों से जेल पर जबरदस्त हमला बोला और हमले की आड़ में 11 कैदी फरार हो गए। इस हमले में जेल के 2 गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो गए। जेल से फरार हुए सभी कैदी अल्बानिया मूल के हैं। कैदियों के फरार होने की खबर मिलते ही जेल के आसपास की तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। इसी बीच खबर ये भी है कि 2 फरार कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है। पूर्व नाइजीरियाई का गान्ये शहर शनिवार को 3 सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा। इन धमाकों में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलावरों का पहला निशाना बनी एक जेल। इस हमले को कैदियों को छुड़ाने के मकसद से अंजाम दिया गया। इसके बाद हमलावरों का निशाना बना एक बैंक। इस हमले की आड़ में बैंक के खजाने को लूट लिया गया। इन 2 हमलों के बाद हमलावरों ने 2 शराब घर को एक साथ निशाना बनाया। इन हमले में दर्जनों लोग मारे गए। इन तीनों हमलों में बम, मशीन गन और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। संयुक्त राष्ट्र के आला सलाहकारों में शुमार विजय नाम्बियार ने रविवार को म्यांमार के हिंसा प्रभावित मिक्तिला शहर का दौरा किया। आपको बता दें कि मिक्तिला में बीते हफ्ते बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच जबरदस्त हिंसक संघर्ष में हजारों लोग बेघर हो गए। बेघर हुए लोगों में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार विजय नाम्बियार ने अस्थायी शिविरों में शरण के लिए लोगों की खैर खबर लेने के बाद म्यांमार सरकार से गुनाहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी बोरिस बेरोजोवस्की की इंग्लैंड की राजधानी लंदन में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 67 साल के बेरोजोवस्की साल 2000 से ही लंदन में स्वनिर्वासित जीवन बिता रहे थे। बेरोजोवस्की रूस के जाने माने उद्योगपति थे। 90 के दशक की शुरुआत में रूस की सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के दौरान बेरोजोवस्की ने खूब संपत्ति बनाई थी। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के बेहद नजदीकी बेरोजोवस्की शुरू में व्लादिमीर पुतिन के भी करीबी थे, लेकिन बाद में वो पुतिन विरोधी खेमे में शामिल हो गए। इसी बीच रूस में पुतिन के बढ़ते सियासी कद को देखते हुए बेरोजोवस्की ने लंदन में शरण ले ली। रूस सरकार ने बेरोजोवस्की के प्रत्यर्पण की भी खूब कोशिशें की। ब्रिटेन में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारी बर्फबारी के कारण देश की परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और कुम्ब्रिया में लोगों को शनिवार की रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी। बर्फीले तूफान का कहर देश से उत्तरी और मध्य भाग से दक्षिणी भाग तक पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई सड़कों और हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है और कई खेल आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ठंडी हवाएं आगे भी चलती रहेंगी और मध्य भाग में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना रह सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से शनिवार शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरी दुनिया धूप अंधेरे में डूब गई। वर्ल्ड वाइड फंड की इस पहल में दुनिया भर से 7000 शहर शामिल हुए। इस सालाना पहल को वर्ल्ड अर्थ आवर का नाम दिया। टीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह
और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे नौकासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। योग मुद्रासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे। पहले अर्थात वज्रासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों कोहनियों को नाभि के पास में लेकर आएंगे, अर्थात नेवल के पास में लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को अर्थात मुट्ठियों को घुटने की टिका लें और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, अर्थात अपने ललाट को मुट्ठियों की तरफ लेकर आएंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें और चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे। अब दोनों कोहनियां मिलाते हुए नाभि के पास में लेकर आएंगे। दोनों मुट्ठियों को घुटने के पास टिका लेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। वापस उठेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेंगे। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे और ध्यान रखेंगे इस आसन का अभ्यास करते समय डायरेक्ट पीठ के बल ही लेते हैं, पेट के बल नहीं लेतेंगे। और नीचे समतल स्थान पर कोई भी समतल स्थान हो या तख्ता ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उस पर या तो कुछ हल्की चद्दर बिछा के रखें या फिर कंबल बिछाएं तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर के पंजे और एड़ी मिली हुई, अर्थात दोनों पैर मिले हुए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ सामने लेकर जाएं, अर्थात नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखें। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करते हुए दृष्टि सामने रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में रुके रहें और वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से कोशिश ये करेंगे कि जितना पैरों को उठाएं उतना ही हाथों को भी ऊपर उठाएं, अर्थात बराबर दूरी पर रखें दोनों को और हाथों को आगे की तरफ खींचते रहें, पैरों को पीछे की तरफ खींचते रहें। रिलैक्स, विश्राम। ध्यान रखें उस आसन का अभ्यास करते समय पैरों को पूरा पीछे खींचें, अर्थात घुटनों से पैर को नहीं मोड़ें। हो सकता है नए अभ्यासी शुरुआत में कम पैर ऊपर उठें, लेकिन घुटनों से पैर को बिल्कुल नहीं मोड़ना। इसी तरह अपर बॉडी को धीरे धीरे जितना इजीली हो वो लिफ्ट अप कर सकते हैं, साथ ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों को भी बिल्कुल नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द के लिए और जिनको मोटापा है, डायबिटीज है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये नौकासन। और जैसा कि नाम से रूप है कि हमारे शरीर की आकृति इसमें नौका के समान बन जाती है। ध्यान रखें इस आसन को करते समय अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखें, स्पाइनल कॉर्ड पर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करें। आज का योग मंत्र है, जिनको भी हर्निया की शिकायत है उन्हें बैक बेंडिंग वाले आसन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो आज से बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे,
अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। नींबू वर्गीय पौधों की देखरेख पर जानकारी, आयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक पर एक जानकारी, किसान भाइयों, यदि आपने नींबू वर्गीय पौधों के अंतर्गत आने वाले पौधों की बागवानी की हुई है तो आपके नींबू वर्गीय वृक्षों पर इस समय फल लगे होंगे। ऐसे में फलों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु तथा फलों की झड़ने की समस्या से बचाने हेतु इस समय किए जाने वाले कुछ आवश्यक प्रबंधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इन प्रबंधनों के अंतर्गत आपको बाग की साफ सफाई, समुचित पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई तथा फसल सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं को उचित समय पर अपनाना होगा, क्योंकि ये फल के वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही से फल वृक्षों में फलों का ठीक प्रकार से विकास न होना, फलों का झड़ना, फलों का फटना इत्यादि कमियां आपके नींबू के बाग में देखने को मिलेगी, जिससे कि प्रति पेड़ कम उपज एवं कम लाभ की प्राप्ति होगी। अतः किसान भाइयों, यदि आपके नींबू के बाग में फल लगे हैं तो इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाया जाए तथा रोगों एवं कीटों से किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इस हेतु फलन की अवस्था पर नींबू के बाग में समसामयिक प्रबंधन पर अन्नदाता लेकर आया है यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, आपने यदि नींबू वर्गीय बाग स्थापित किए हैं तो गुणवत्ता युक्त फलन प्राप्त करने के लिए बाग की उचित देखरेख नितांत आवश्यक। इन विभिन्न नींबू वर्गीय पौधों में फल लगे होंगे। ऐसे में देखरेख के अभाव के कारण बाग में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं, जिसमें फलों का झड़ना, फलों का फटना, कीट एवं रोगों का प्रकोप इत्यादि प्रमुख है। अतः आपके बाग में ऐसी समस्याएं न आए, इसके लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि इस समय गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में जो प्रमुख बिंदु आता है वो है सिंचाई का। इसके लिए सर्वप्रथम यदि आपने थाले का निर्माण नहीं किया है तो पौधे की जहाँ तक छाया आती है, अर्थात उसकी कैनोपी के आधार पर हल्की गुड़ाई करके थाले का निर्माण करें एवं इसके पश्चात सिंचाई करें तथा प्रत्येक 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। यदि सिंचाई जल का अभाव है, ऐसी स्थिति में आप सिंचाई करने के पश्चात पलवार कर दें, जिसके लिए आप पुआल, सूखी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से अधिक समय तक जड़ों के पास नमी बनी रहेगी। यदि आपके बाग में फल झड़ने की समस्या है, ऐसे में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड लाभकारी होता है। अतः इसकी 15 ppm का घोल बनाकर बाग में छिड़काव करें, अर्थात 1.5 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इसकी उपलब्धता नहीं हो तो आप 2,4-D की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके बाग में यह समस्या प्रतिवर्ष हो रही है, ऐसी स्थिति में आप जब फल वृक्ष पर नई पत्तियां आएं, उस समय यह छिड़काव करें तो विशेष लाभकारी होगा। परंतु यदि इस समय यह समस्या दिखाई दे रही है तो आप 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव अवश्य कर दें।
नींबू वर्गीय बागानों में एक समस्या और देखी जाती है, जो है फलों के फटने की, जिसका कारण सिंचाई की अनियमितता भी हो सकती है। फिर भी यह समस्या आ रही है तो बोरान तत्व की कमी भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। अतः आप 5 ग्राम बोरेक्स का प्रति लीटर पानी में घोल